हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम दी ओल्ड गार्ड 2 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। रहस्यमयी पानी की गहराइयों से एक अमर योद्धा को बाहर निकाला जाता है, जिसका नाम क्विन है। क्विन यहाँ कैसे आई, इसकी व्याख्या पहले भाग में की गई है। उसे बाहर निकालने का काम एक और अमर योद्धा ने किया था। वो कौन है, ये मैं बाद में बताऊंगा। इसी बीच दृश्य बदलता है। कहानी के मुख्य पात्र जैसे नाइल, एंड्रोमैकी जिसे एंडी कहा जाएगा, बुकर, जो, निक, कॉप्ले, ये सभी मिलकर एक अमीर व्यक्ति पर हमला करने आते हैं। इस समय वहां गार्डों से लड़ने के लिए उनके पास उनकी सुपर पावर थी। उनकी उंगलियां कट जाने पर भी वापस आ जाती हैं। शरीर पर कोई चोट या घाव लगे तो वो तुरंत भर जाता है। यानी उनके पास स्वचालित रूप से स्व उत्पन्न शक्ति थी, और इस शक्ति के बल पर वे पिछले लगभग 5000 से अधिक वर्षों से जीवित थे। इसमें गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए निक और जो 2 अलग-अलग कारों में बैठ जाते हैं। यहाँ निक के पैर में गोली लगती है और उसका पैर लगभग टूट गया था, लेकिन टूटे हुए पैर के रगड़ने के बावजूद उसका पैर स्वचालित रूप से कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाता है। उनकी लड़ाई भी बेहतरीन थी। कैसल में कोप्ले और एंडी सबको मार रहे थे, लेकिन एंडी के पास अब उसकी शक्ति नहीं थी। ऐसा कभी-कभी बाकी योद्धाओं के साथ भी होता है। अचानक उनकी क्षमता चली जाती है और उसके बाद मरने पर वे वापस नहीं आते। उनमें से कोई नहीं जानता था कि वो आखिरी पल कब आएगा। फिलहाल वे कॉनराड को मार देते हैं और इस मिशन में नाइल, जो नई प्रशिक्षित हुई थी, वो भी सफल होती है। उनकी एक विशेष आदत थी कि वे किसी भी मिशन के बाद वहां की एक चीज अपने साथ लाते थे। इस बार नाइल अपना एक हथियार चुनती है, जैसा कि बाकी योद्धाओं के पास भी था। नाइल द्वारा अपना अंतिम हथियार चुनने के बाद वे सभी क्रोएशिया में एक अच्छी जगह पर बैठकर रात का खाना खा रहे थे। यहाँ CIA एजेंट कोप्ले का काम उनके द्वारा की गई घटना को दुनिया से पूरी तरह छिपाना था, ताकि किसी न्यूज़ चैनल या स्थानीय लोगों तक ये खबर न पहुंचे। इसी बीच कोप्ले के पास एक जानकारी आती है कि कॉनराड जिसके साथ हथियारों की डील करने जा रहा था, उसका चेहरा एक CCTV फुटेज में कैद हो गया है। नाइल तस्वीर देखते ही पहचान लेती है कि इस महिला को उसने अपने सपने में देखा है, लेकिन वो कौन है ये मुझे नहीं पता। तब एंडी पूछती है, तुमने सपने में क्या देखा? जवाब में नाइल कहती है कि वो एक बहुत बड़ी पुरानी लाइब्रेरी थी। वो महिला वहां प्रवेश करती है। वहां पहले से ही एक आदमी मौजूद था, जिसे वो चाकू मारकर कुछ किताबें लेकर चली जाती है। इसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तब कोप्ले अपनी पूरी टीम को इस तस्वीर पर काम करने के लिए लगा देता है। इसके बाद का दृश्य मूल रूप से पहले भाग का पोस्ट क्रेडिट दृश्य था, जो यहाँ चल रहा है। बुकर, जिसे बुका भी कहा गया है, को सजा दी गई थी कि वो 100 साल तक हमारी टीम के सदस्यों से कभी ना मिले। क्योंकि वो अमर था, इसलिए उसे मारना संभव नहीं था। इसलिए उसे केवल टीम से निष्कासित कर दिया गया था। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात क्विन से होती है। क्विन वही व्यक्ति थी जो अमर योद्धाओं में एंड्रोमैकी से मिलने वाली पहली योद्धा थी। यानी उनके अनुसार एंड्रोमैकी ही सबसे पुरानी अमर योद्धा थी, उसके बाद क्विन थी। लेकिन क्विन बताती है कि उन दोनों से भी पुराने 2 और लोग हैं, और शायद तुम भी इस बारे में नहीं जानते। तुम चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसी बीच दृश्य फिर से अमर योद्धाओं की ओर मुड़ता है। अपना काम पूरा करने के बाद, चूंकि उन्हें बहुत दिनों से छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए वो फैसला करते हैं कि देश के अलग-अलग कोनों में जाकर कुछ महीने आराम करेंगे, ताकि इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी शांति मिले। यहाँ जो आमतौर पर निक को अलविदा नहीं कहता था, लेकिन इस बार वो कहता है कि वो कुछ काम से जा रहा है। निक को शक होता है और वो नाइल को लेकर उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो सीधे फ्रांस में पेरिस की सड़कों पर बुकर के पास पहुंचते हैं, और यहाँ पता चलता है कि बुकर 6-7 महीनों से उनके संपर्क में था। दूसरी ओर दृश्य बुकर की ओर मुड़ता है, जो इस समय क्विन के साथ बैठा है। क्विन उसे बताती है कि देखो, हम जो अमर योद्धा हैं उनमें सबसे पुरानी ड्रेसिका है, जिसका नाम हर सदी में बदला है। इसलिए इस बार उसने अपना नाम डिस्कॉर्ड रखा है, और उसका अपना एक मिशन है। उसी ने मुझे ढूंढ निकाला है। तुम लोग तो अपनी हिम्मत हार चुके थे, इसलिए मैं अब उसके साथ हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है, क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे? जहां बुकर बताता है कि मैंने भले ही उनकी टीम छोड़ दी हो, लेकिन मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैंने एक बार उनके साथ विश्वासघात किया है, और अब मैं फिर से उनका गुस्सा सहन नहीं करना चाहता। क्विन कहती है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, सोच लो। लेकिन इस समय एंडी कोप्ले के साथ टोक्यो पहुंच चुकी थी, और यहाँ वो एक विशेष व्यक्ति से मिलने आई थी, जिसका नाम टुआ है।
टुआ यहाँ भूमिगत एक बहुत ही विशेष लाइब्रेरी की देखभाल करती थी और ये वही लाइब्रेरी है जहाँ टुआ ने पिछले लगभग 2000 या लगभग 2500 वर्षों में प्रकाशित सभी पुस्तकों, सभी लेखों, वेबसाइटों से मिले विभिन्न लिंक, डाक साइटों से जितनी भी जानकारी एकत्र की थी, वो सब यहाँ अमर योद्धाओं के बारे में जमा करके रखी थी। जैसे हर सदी में अमर योद्धाओं ने क्या-क्या काम किए, कैसे लोगों की जान बचाई, किस पीढ़ी को क्या दिया या किस धर्म का प्रचार किया, उन सभी घटनाओं को टुआ ने अपने इस छोटे से संग्रहालय में कैद कर रखा था। एंडी बताती है कि हो सकता है कि हम सभी अब मुसीबत में हों, क्योंकि हाल ही में नायल ने, जो नई भर्ती हुई है, बताया है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमारी तरह ही एक अमर योद्धा है। जवाब में टुआ बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि ड्रिसिका है, जिसका वर्तमान नाम डिस्कॉर्ड है। कोपले कहता है कितना घटिया नाम है, लेकिन वो क्या जाने कि आजकल डिस्कॉर्ड के सर्वर बन रहे हैं, सब उस पर गेमिंग कर रहे हैं। खैर, मुख्य कहानी पर वापस आते हैं। यहाँ वे सभी मिलने का फैसला करते हैं और इस समय वे ऑस्ट्रेलिया में हैं। यहाँ वे सभी फैसला करते हैं कि क्यों क्विन डिस्कॉर्ड के लिए काम कर रही है, उनकी योजना क्या है। तब बुकर उन्हें बताता है कि क्विन अकेले एंडी से मिलना चाहती है। एंडी जो लगभग 2000 वर्षों से क्विन की दोस्त थी, लेकिन पिछले 500 वर्षों में क्विन को, जिसे पानी में फेंक दिया गया था, उसे बचाने की कोशिश नहीं कर पाई। इसलिए एंडी केवल उसके साथ अकेले मिलना चाहती थी। लेकिन नाइल कहती है, अब तुम्हारे पास वो अमर योद्धा की शक्ति नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। और वे दोनों अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में एंडी को बार बार अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं, जहां वो क्विन के साथ कई बड़ी बड़ी लड़ाइयों में लड़ती थी। और एक बार तो दिखाया गया था जहां ईसा मसीह जीसस को जलाया जा रहा था, मतलब लोग जल रहे थे और ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। जब एंडी अपनी यादों से वापस आती है तो वो सोचने लगती है कि वो क्विन से क्या बात करेगी, क्योंकि उसने क्विन को ढूंढ निकालने के लिए हर संभव कोशिश करने का वादा किया था, जबकि पिछले 500 वर्षों से वो बस ऐसे ही घूम रही है। इसके बाद आता है सच्चाई का सामना करने का पल। यहाँ उसकी आंखों के सामने क्विन थी और उसे देखते ही वो पुरानी यादों में चली जाती है, जैसे कभी कोई चीनी कालखंड, कभी कोई यहूदी कालखंड, कभी कोई पुरानी बस्ती का दृश्य, तो कभी थोड़ा आधुनिक तकनीक के दिन। यहाँ एंडी क्विन से माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन इतने वर्षों से गुस्से में भरी क्विन उस पर हमला कर देती है। अब उन दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होती है। यहाँ नाइल उसे बचाने आगे बढ़ती है, लेकिन तभी नाइल दूर से डिस्कॉर्ड को देखती है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है। यहाँ एक चर्च में जाकर डिस्कॉर्ड रुक जाती है और नाइल से कहती है कि तुम यहाँ मुझ पर वैसे भी हमला नहीं करोगी और मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि हम दोनों बहुत खास हैं। देखो, तुम्हारे हाथ पर भी एक निशान है, मेरे भी बाई हाथ पर एक निशान है, और इस निशान का मतलब है कि मैं सबसे पहली अमर योद्धा हूँ और तुम सबसे आखिरी अमर योद्धा हो। तुम्हारे बाद और कोई ऐसा नया व्यक्ति पैदा नहीं होगा। हम दोनों चाहें तो दुनिया में कई अनोखी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत नाम, शोहरत और पैसा कमा सकते हैं, इस दुनिया को नए तरीके से विकसित कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, लेकिन नाइल उसके साथ न जुड़कर वहाँ से चली जाती है। इसी बीच दृश्य एंडी की ओर मुड़ता है, जो इस समय अपनी पुरानी यादों के साथ लड़ रही थी, और वहीं बाकी टीम के सदस्य सोच रहे थे कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। दूसरी ओर टुआ, जो पुरानी किताबों में बहुत शोध कर रही थी, वो बुकर को बताती है कि हाल ही में मुझे एक नई किताब में कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसमें अमर योद्धाओं का उल्लेख था। उसमें कहा गया है कि जिसके हाथ में निशान है, वो अमर योद्धा अगर किसी दूसरे अमर योद्धा पर हमला करता है तो सामने वाले की शक्ति जा सकती है, यानी अब उसके घाव नहीं भरेंगे। लेकिन अगर मरने से पहले वो अमर योद्धा अपनी सारी शक्ति किसी और को देना चाहे तो दे सकता है और सामने वाले के पास उसकी शक्ति आ जाएगी। उन सभी को ये जानकारी दी जाती है कि सिंगापुर के एक भूमिगत परमाणु रिएक्टर प्लांट के अंदर इन लोगों ने कुछ सुरक्षा प्रहरियों को बंधक बना लिया है और वहां के पूरे प्लांट पर कब्जा कर लिया है, यानी किसी भी समय वहां एक भीषण विस्फोट हो सकता है। उन्हें रोकने के लिए हमें वहां जाना ही होगा, इसीलिए वे सभी वहां जाने के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन थोड़ा अभ्यास करना भी जरूरी था। और चूंकि बुकर ये बात जानता था कि अगर नाइल किसी पर चाकू चलाती है या अपनी ओर से वार करती है तो उसकी शक्ति जा सकती है, इसीलिए वो खुद आगे बढ़कर उससे टकरा जाता है, ये परीक्षण करने के लिए कि क्या ये सिद्धांत वास्तव में काम करता है। और उसके हाथ पर घाव हो जाता है, उसकी सारी अमर योद्धा की शक्ति चली जाती है। और अब वो ये बात टुआ को भी बताता है कि तुमने उस किताब में जो बात पढ़ी थी वो बिल्कुल सच है।
यानी डिस्कॉर्ड चाहती है कि नाइल उसकी टीम में शामिल हो जाए और वो नाइल के साथ मिलकर हम सबको खत्म कर दे, ताकि केवल वे दोनों ही आखिरी अमर योद्धा बचे रहें। और फिर क्या पता, शायद वो नाइल को भी ऐसी ही किसी जेल में हमेशा के लिए कैद कर दे, जहां से कोई उसे ढूंढ भी ना पाए। अब आती है युद्ध की बारी। यहाँ भी सभी अपनी पुरानी पोशाक पहनते हैं और अपने पसंदीदा हथियार लेकर सिंगापुर और न्यूक्लियर प्लांट के पास पहुंचते हैं। वहाँ भीषण लड़ाई होती है। डिस्कॉर्ड के कई सदस्यों के पास हाई-टेक बंदूकें और अच्छी तकनीक थी। वे सभी मिलकर इन 5 अमर योद्धाओं पर हमला करते हैं। लेकिन ये तो अमर है, इन्हें कुछ नहीं होना था। अगर उन्हें गोली लगती है तो गोली फिर बाहर निकल जाती है। चाकू या तलवार के वार से शरीर पर कोई घाव लगे तो वो स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है। और इस शक्ति की मदद से वे मुख्य कंट्रोल रूम तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ एक ऐसा पल आता है जहाँ कई दरवाजे थे और उन्हें पार करके जाना था, और केवल एक जोड़ी बाकी थी, यानी एंडी और बुकर। ये दोनों जानते थे कि उनके पास उनकी शक्ति नहीं है। अगर वे आगे बढ़े तो दुश्मनों की गोलियों से छलनी हो जाएंगे। तभी बुकर मन ही मन अपनी सारी शक्ति एंडी को देने का वादा करता है, और धीरे धीरे अब एंडी के घाव भी भरने शुरू हो जाते हैं। जब बुकर कहता है, हमेशा तुम ही तो कहती थी कि लड़ाई में सबसे पहले मैं जाऊंगा, इसलिए तुम्हारी बारी आई है, जाओ और उन सबको धूल में मिला दो। लेकिन एंडी कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास शक्ति नहीं है। जहां बुकर कहता है, मैंने अपनी शक्ति तुम्हें दे दी है। इसके बाद एंडी आगे बढ़कर उनका सामना करती है और बुकर पीछे रहकर बाकी सबको संभालता है। लेकिन इसी बीच उसकी अमर शक्ति ना होने के कारण वहां मौजूद गार्ड उसे गोली मार देते हैं। एंडी अपनी आंखों के सामने अपने 2000 साल पुराने योद्धा को मरते हुए देखती है। वो उसकी मृत्यु सहन नहीं कर पाती और दीवारों पर जोर जोर से प्रहार करने लगती है। लेकिन वे स्टेनलेस स्टील की थीं और दुनिया की सबसे कठिन ग्लास की, इसीलिए उन्हें तोड़ना असंभव था। इसीलिए वो वहीं बैठकर रोने लगती है। लेकिन ये सब डिस्कॉर्ड की चाल थी। वो कैमरों से उन सब पर नज़र रख रही थी। इसी बीच यहाँ नाइल की क्विन के साथ बहस होती है। यहाँ क्विन भी अमर योद्धा है और नाइल भी अमर योद्धा। उनके पास उनके पुराने हथियार थे, जैसे क्विन के पास तलवार और नाइल के पास एक 2 मुहा भाला। इन दोनों की लड़ाई में गलती से नाइल का भाला क्विन को लग जाता है और उसका खून जब निकलना शुरू होता है तो फिर रुकता नहीं है, यानी उसकी शक्ति भी चली गई। क्विन ये देखकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि डिस्कॉर्ड ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई कि अगर निशान वाला अमर योद्धा किसी दूसरे अमर योद्धा पर वार करता है तो उसकी शक्ति चली जाएगी। दूसरी ओर बाकी 3 सदस्यों पर तरल नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है ताकि उनका शरीर पूरी तरह से जम जाए और उन्हें लपेटकर हेलीकॉप्टर में ले जाया जाएगा। यहाँ एंडी किसी तरह अपने दोस्तों नाइल, निक, जो की जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में चढ़ चुकी थी। अब डिस्कॉर्ड भी चाहती थी कि एक बार 1-to-1 लड़ाई हो उसकी पुरानी योद्धा एंडी के साथ, इसलिए वो सीधे नीचे उतर आती है और हेलीकॉप्टर से कहती है कि यहीं चक्कर काटते रहो। अब इन 2 महायोद्धाओं की एक शानदार लड़ाई दिखाई जाती है। दोनों एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करते हैं। दोनों अमर योद्धा हैं और दोनों हजारों साल के युद्ध कौशल के साथ पूरी तरह उन्नत हैं। यानी ये दोनों लगभग हर तरह की लड़ाई की तकनीक जानते थे, चाहे वो जिu-जित्सु हो, कराटे हो, हिंदुस्तान की कलारीपयट्टू हो या चीन की शाओलिन हो, वे लगभग सभी तकनीकें जानते थे। इसलिए यहाँ उनके बीच अच्छी लड़ाई होती है। लेकिन अंत में डिस्कॉर्ड मौका पाकर एंडी के दोनों पैर काट देती है और उसके पेट में चाकू मारकर हेलीकॉप्टर से वहां से चली जाती है। और इस समय क्विन भी पहले से ही घायल थी, इसलिए डिस्कॉर्ड पहले क्विन को उस गुप्त लाइब्रेरी में लाती है और फिर कई किताबें पढ़ती है ताकि वो जान सके कि क्विन के पास उसकी शक्तियाँ कैसे वापस आ सकती हैं और क्या इन अमर योद्धाओं की शक्ति को आधा आधा बांटा जा सकता है। लेकिन कई किताबें पढ़ने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता और अंत में ये दोनों अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए डिस्कॉर्ड से लड़ने को तैयार होते हैं और फिल्म यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।